Welcome, guys. Let us start our next portion of democratic politics, class 9th. Phases in the expansion of democracy. यहाँ से starting कर रहे हैं. The beginning. These maps do not tell us much about what happened before the 20th century. The story of modern democracy began at least 2 centuries ago. जो maps from 1900 to 1950, then 1975, then 2000, ये तीन चार मैप्स के अनुसार रेटिंग दी है. ये डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं बताते हैं. बिकॉज द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी ये कुछ 2 सेंचुरीज पहले स्टार्ट हुई थी फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन. You may have read the chapter on the French Revolution of 1789 in the history book of this course. This popular uprising did not establish a secure and stable democracy in France. एक रेवोल्यूशन और एक अपराइजिंग प्रोटेस्ट हुआ था 1789 में, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है. वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. हाउएवर एक बार तो डेमोक्रेसी आई फ्रांस में, मगर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी वॉज नॉट बीइंग सेट अप इन फ्रांस एट दैट टाइम. मगर आफ्टर डिफरेंट फेजेस थ्रू विच डेमोक्रेसी पास्ड एंड दैट कंट्री पर्टिकुलरली फ्रांस पास्ड, उसके बाद उसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी फॉर्म आई थी. थ्रू आउट द 19th सेंचुरी डेमोक्रेसी इन फ्रांस वॉज ओवरथ्रोन एंड रिस्टोर्ड सेवरल टाइम्स, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट भी आए थे. येट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप. अब क्या होता है, जैसे अगर खुद अपने सराउंडिंग एग्जाम्पल एक जगह चेंज होता है तो वो दूसरी जगह चेंज होने के लिए आपको मोटिवेट करता है. इसी तरह जैसे ही एक कंट्री ने प्रोटेस्ट किया, एक कंट्री ने चेंजेस, एक कंट्री ने रेवोल्यूशन किया फॉर अ पर्टिकुलर पॉजिटिव थिंग, तो उसका जो असर है वो आसपास की कंट्रीज में भी फैलेगा. और इस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन लीट अप द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इसके कारण जो आइडिया डेवलप हुआ डेमोक्रेसी का, जिससे और पॉपुलर अपराइजिंग्स हुई थी वर्ल्ड में. Yet the French Revolution inspired many struggles for democracy all over Europe. In Britain, the progress towards democracy started much before the French Revolution, but the progress was very slow. Through the 18th and 19th centuries, a series of political events reduced the power of monarch and feudal lords. Feudal lords का मतलब है जो नोबल और कैलर्जी अपर क्लास के होते हैं, उनके हाथ में राज होता है, उसको बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स. फ्यूडलिज्म एक सिस्टम भी है. सर्च कीजिए इसके बारे में, क्या होता है फ्यूडलिज्म. FEUDALISM. ये पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको फॉलो किया जा सकता है. इन ब्रिटेन में प्रोग्रेस थोड़ी स्लो थी. हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, मगर ये थी थोड़ी स्लो. 18th और 19th सेंचुरी में कई कंट्रीज़ ने अपने अंदर चेंज लाया एंड दे motivated themselves toward democracy and followed the path of democracy. The right to vote was granted to more and more people. Democracy का one of the greatest feature है right to vote. तो many countries demanded right to vote. Around the same time as the French Revolution, the British colonies in North America declared themselves independent in 1776. America was also under British government before 1776. मगर धीरे धीरे अमेरिकन्स ने भी अपनी स्ट्रगल कैरी ऑन रखी और 1776 में दे गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम colonial rule and ended up making a country with combination of several states, and that's why today America is known as United States of America. They adopted a democratic constitution in 1787, but here too the right to vote was limited to very few men. अब क्या होता है, राइट टू वोट एक इम्पोर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का. तो विदाउट राइट टू वोट आप कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते. इसलिए अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन तो अडोप्ट कर लिया था 1787 में, मगर डेमोक्रेसी के लिए राइट टू वोट अब 18 ईयर्स चाहिए. इसलिए उस समय राइट टू वोट कुछ ही लोगों को लागू था, मगर धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ी एंड इट was granted to adults also. In the 19th century, struggles for democracy often centered around the political equality, freedom and justice. उस समय जो लोगों की डिमांड थी, उस समय उन्हें नहीं पता था कि डेमोक्रेसी होती है. लोगों की डिमांड एंड आइडियाज़ मेड कि व्हाट डेमोक्रेसी लुक्स लाइक.
तो उस समय मेनली डिमांड क्या थी, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिक्स में जैसे कि अगर अपर क्लास को इतने राइट्स हैं तो लोअर क्लास को भी होना चाहिए, अगर अपर क्लास हैव राइट टू वोट तो लोअर क्लास को भी होना चाहिए, अपर राइट टू हैव अ पर्टिकुलर थिंग। उनके वजह से होता था इंडिया में अनटचेबल्स और नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल एंड ऑल। ऐसे ही उधर भी कुछ जो भी इनइक्वालिटी थी उसको दूर करने के लिए डिमांड थी। दूसरा था फ्रीडम, आज़ादी और जस्टिस, राइट टू जस्टिस कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वन मेजर डिमांड वाज द राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट। और इनमें से एक इम्पोर्टेंट जो डिमांड थी वो थी राइट टू वोट की। वो अपनी वोटिंग के साथ द लीडर हु विल गवर्न देयर कंट्री शुड बी सेलेक्टेड बाय देम ऑल्सो। Many European countries that were becoming more democratic did not initially allow the people to vote. धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में एक पीसफुल गवर्नमेंट डेवलप हुई थी तो उस समय नॉट ऑल द कंट्रीज वर एग्रीड कि एवरी पर्सन अबव 18 ईयर्स मस्ट बी गिवन द राइट टू वोट। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बट धीरे धीरे व्हेन दे फेल्ट दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की फीचर फॉर पीसफुल गवर्नमेंट, तो धीरे धीरे ये अलाउ किया था, मगर स्टार्टिंग में राइट टू वोट नहीं था अबव 18 ईयर्स। इन सम कंट्रीज ओनली पीपल ओनिंग प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट। कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया से डिफरेंट कंट्रीज में किसी में था अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपके पास राइट टू वोट है, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास राइट टू वोट है। तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे, पर्टिकुलर नहीं था। ऑफन वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। कुछ में था कि मैन वर अलाउड टू वोट बट नॉट वुमेन, बिकॉज दे थॉट दैट वुमेन बिलोंग्स टू ए लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी who don't have anything to do with the social environment. In the United States of America, the blacks all over the country could not exercise the right to vote until 1965. देखिए कितना टाइम के बाद all the people got the right to vote. 1965 में blacks were given the chance to vote or to elect their country. उससे पहले सिर्फ वाइट अमेरिकन्स ही वोट करके अपने लीडर को इलेक्ट कर सकते थे, ना कि ब्लैक अमेरिकन्स। Those struggling for democracy wanted this right granted universally to all adults. और जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई कर रहे थे उनकी ये डिमांड थी कि all above 18 years must be grant right to vote. All adults, man or woman, rich or poor, white or black. This is called universal adult franchise or universal suffrage. The Vox here tells us when universal suffrage was granted in many countries of the world. अब सिंपली समझने की कोशिश करिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि अबव 18 ईयर्स, अबव 18 ईयर्स को क्या बोलते हैं, एडल्ट्स हैव राइट टू वोट whether they are men or women, whether they are rich or poor, whether they belong to upper class or lower class, whether they are black or white, whether they are from माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, कुछ मैटर नहीं करता है। इफ़ दे आर अबव 18 ईयर्स मीन्स दे हैव राइट टू वोट। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल सफरेज। तो ये कुछ कंट्रीज़ के नाम विद द ईयर दे रखे इसका बुक में कि विच कंट्री डिक्लेयर्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। न्यूजीलैंड 1893, रसिया 1917, जर्मनी 1918, इंडिया 1950 with the adoption of constitution on 26 Jan 1950 we adopted universal adult franchise also, and the latest South Africa 1994. As you can see, by 1900 New Zealand was the only country where every adult had voting right. But if you go back to the map, you can see many other countries are marked as democracies by the beginning of the 20th century. अब राइट टू वोट फॉर एडल्ट्स तो 1900 से पहले ओनली न्यूजीलैंड के पास था, मगर इफ़ यू लुक एट मैप्स में देखेंगे तो 1900 के समय में मैनी कंट्रीज वर डिक्लेयर्ड डेमोक्रेसीज इन मैप। अमेरिका भी थी, ब्रिटेन भी था, रशिया, फ्रांस, दीज कंट्रीज वर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज डेमोक्रेसी 1900 मैप में देखा जाए तो। These countries had by then governments elected by a significant number of people, mostly men, and had granted political freedom in some measures.
अर्ली डेमोक्रेसीज वर एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका। यानी डेमोक्रेसी भी है कि डेमोक्रेसी की खुद भी डेवलपमेंट हुई। पहले डेमोक्रेसी का मतलब था कि कुछ इलेक्शंस होने चाहिए, बस लीडर वो इलेक्टेड होना चाहिए। अब इलेक्टेड है मगर हु इलेक्ट देम ये क्लियर नहीं था उस समय भी। यानी मगर अब क्या है, अबव 18 ईयर्स एडल्ट्स हैव राइट टू वोट। इसका मतलब क्लियर है भी कि कौन इलेक्ट करेगा और कौन इलेक्ट होगा, मगर पहले नहीं था। इसका मतलब कि डेमोक्रेसी ऑल्सो पास थ्रू सम फेजेस टू रीच व्हाट इट इज़ टुडे। ठीक है, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि हाउ डेमोक्रेसी डेवलप्ड। एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री पर बाहर से कोई अदर कंट्री जब कोई राज करे तो उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। सिस्टम वेयर फॉरेन कंट्री डेवलप्स इट्स कॉलोनी इन द होस्ट कंट्री। यानी इंडिया था, इंडिया में जैसे इंडिया को ब्रिटेन्स ने अपना बंदी बना रखा था या वो कर रखा था, मीन्स और फ्रीडम वॉज अंडर देम। वी वर गेटिंग आवरसेल्व्स गवर्नड बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या था, हम उनके कॉलोनी हो गए। लीडर हमारा कोई फॉरेन कंट्री है, कोई होस्ट कंट्री है। जैसे जैसे पैरासाइट और होस्ट का आपने रिलेशन ढूंढना होगा, वैसे ही एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है। होस्ट विल एक्सप्लॉइट द पैरासाइट। तो ऐसे ही इंडिया वॉज पैरासाइट टू द होस्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट, उसी को बोलते कॉलोनियलिज्म। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोस्ट कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका वर कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशंस। पीपल ऑफ द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैड टू फेस स्ट्रगल्स टू अचीव इंडिपेंडेंस। अब जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थे, जैसे इंडिया थी, मेनली अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, उनको स्ट्रगल करनी पड़ी थी अपनी इंडिपेंडेंस डिमांड करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस छीनने के लिए। दे नॉट ओनली वांटेड टू गेट रीड ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर्स बट ऑल्सो विश टू चूज़ देयर फ्यूचर लीडर्स। तो उनको बस कॉलोनियल लीडर्स को नहीं भगाना था, बल्कि जो आने वाले फ्यूचर में उनके खुद के लीडर्स होंगे उनको भी इलेक्ट करने की डिमांड थी उनकी। Our country was one of the few colonies where people carried a nationalist struggle to liberate the country from the colonial rule. The famous struggle of 1857, then 1947, when finally we got rid of colonial government in the form of Britain. When जब हमें हमारी आज़ादी मिली 1947 में, उस समय हम कॉलोनियल गवर्नमेंट से दूर हुए थे, आज़ाद हुए थे। मीन्स यू सी अ लॉन्ग डिफरेंस। 1757 में when फर्स्ट टाइम ब्रिटेन गवर्नमेंट attacked India, entered India, and then we got independence in 1947. At least 200 years under the colonial government we lived. So it took us many years to struggle. It took many years, freedom struggle of 1857 to the final permission to elect or to lead the country by our own leaders in 1947, then the adoption of constitution in 1950. ये बहुत स्ट्रगल का टाइम है जिसमें मैनी लीडर्स, मैनी पीपल, मैनी फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइफ, सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस. Many of these countries became democracies immediately after the end of Second World War in 1945. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद मैक्सिमम कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड गॉट डेमोक्रेसी. क्यों? क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो निहत्थे हो गए थे. उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था कि किसी और के ऊपर वो राज करके अपनी गवर्नमेंट चला सके. इसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1940 टू 1944 इसका इतना बड़ा इफेक्ट था कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गोट डेमोक्रेसी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें इंडिया भी था. इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड embarked on its journey to transform himself from a subject countries to a democracy. 1947 में हमें आज़ादी मिली and we choose democracy as a form of government. It continues to be a democracy and going to become one of the largest democracy in the world. आपको प्राउड होना चाहिए that India is the largest democracy in the world. Most former colonies did not have such a good experience. अब सारी कॉलोनियल जो कंट्रीज़ थी, जो कॉलोनीज़ थी, वो सारे ही डेमोक्रेसी अचीव नहीं कर पाई. जस्ट लाइक इंडिया. फॉर एग्ज़ाम्पल
फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक जिम्बाब्वे, घाना, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वो डेमोक्रेसी डिक्लेयर नहीं कर पाए क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर गलत हाथों में गई, इसीलिए। द केस ऑफ गाना, अ कंट्री in Western Africa, illustrates the more common experience of former colonies. Ghana used to be a British colony named Gold Coast. Ghana, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कंट्री, वो भी एक ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो जैसे ही कॉलोनी से हटे वो, जैसे दे वर गिवन द टाइटल ऑफ कंट्री फ्रॉम गोल्ड कोस्ट टू घाना, तो दे वर नॉट एबल टू इंस्टॉल डेमोक्रेसी इन देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द केस ऑफ घाना, Ghana used to be a British colony named Gold Coast. It became independent in 1957. In 1957 में independence मिल गई, like India got in 1947. It was among the first countries in Africa to gain independence. Independence सबसे पहले मिली. It inspired other African countries to struggle for freedom. Kwame Nkrumah, son of a goldsmith and himself a teacher, was active in the independence struggle of his country. After independence, Nkrumah became the first prime minister and then president of Ghana. He was a friend of Jawaharlal Nehru and an inspiration for democracy in Africa. But unlike Nehru, he got himself elected president for life. अब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई Nkrumah को, घाना के जो who gone to become the prime minister and president. बट जैसे इंडिया में क्या हुआ, इंडियन में ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द राइट टू गवर्न द कंट्री टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इलेक्शन करवाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये करवाया, वो करवाया, एंड अकॉर्डिंग टू पीपल दे रूल्ड द कंट्री। मगर घाना में क्या हुआ, Nkrumah ने क्या किया, खुद का फ़ायदा देखते हुए खुद को ही प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर लिया। इट मीन्स डेमोक्रेसी was not set up at that time. But unlike Nehru, he got himself elected president for life. Soon after, in 1966, he was overthrown by the military. फिर 1966 में मिलिट्री कूप हुआ। Like Ghana, most countries that became democracies after gaining independence had a mixed record. They could not remain democracies for long. Activity. Now we have an activity to do. Locate Ghana in an atlas. Atlas का मतलब है collection of maps. Locate Ghana. You have to locate Ghana, a country in African continent, but you have to pinpoint that particular place where Ghana is located and then spot it in the 3 maps in the previous sections. जो 3 मैप अभी स्टडी किए उसमें चेक करना where Ghana is located. Was Ghana a democracy in 2000? Do you think it is good to elect someone president for life? क्या एक पर्टिकुलर बंदे को president for life डिक्लेयर करना अच्छी बात होती है? और इज़ इट बेटर टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स? अब देखिए, इलेक्शंस होने के और ना होने के खुद फ़ायदे और नुकसान हैं, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो खुद अपने दिमाग में डिस्कस द पॉइंट्स कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। देन रिसेंट फेज ऑफ डेमोक्रेसी, द next big push toward democracy came after 1980 as democracy was revived in several countries of Latin America. The disintegration of the Soviet Union accelerated this progress. Disintegration of Soviet Union यानी जो रसिया फिलहाल, जब disintegration of Soviet Union हुआ उस समय रसिया से 10 countries were separated. Today's यूक्रेन, उज्बेकिस्तान एट्सेट्रा। तो ये 10 कंट्रीज थी, इनको अलग किया गया था। One of the greatest integration the world has ever seen is this, the integration of Soviet Union. पहले ये USSR था, जो फिर 10 कंट्रीज जब अलग हुई, then it was declared as Russia. From the story of Poland, we know that the then Soviet Union controlled many of its neighboring communist countries in Eastern Europe. Poland and several other countries became free from the control of the Soviet Union during 1989-1990. यानी पहले Soviet Union used to control over other countries, like Poland we have read in. Finally, the Soviet Union itself broke down in 1991 particularly for some reasons. आप कहीं हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि क्या रीज़न था वाई सोवियत यूनियन वॉज डिसइंटीग्रेटेड। तो उसके कारण क्या हुआ कि 10 कंट्रीज़ और अलग हुई एंड दे वर ऑल डिक्लेयर्ड डेमोक्रेटिक से
जो नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड था उसमें एकदम से सर्ज आया, एकदम से इंक्रीज आया। द सोवियत यूनियन comprised 15 रिपब्लिक्स, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक emerged इंडिपेंडेंट कंट्रीज। 10 नहीं 15 कंट्रीज अलग हुई और 15 की 15 डेमोक्रेसी बनी। मोस्ट ऑफ देम बिकेम डेमोक्रेसीज। दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल ऑन ईस्ट यूरोप एंड द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन लेड टू अ बिग चेंज इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। 15 कंट्रीज के अलग होने से मोस्ट ऑफ देम डिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी से पॉलिटिकल मैप ही चेंज हो गया वर्ल्ड का। नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंक्रीज हो गई। द मैप स्टार्टेड लुकिंग मोर शेडी। In this period, major changes also took place in India's neighborhood. Pakistan and Bangladesh made a transition from army rule to democracy in 1990s. नेपाल, इंडिया के पड़ोस की बात की जा रही है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एक्सेट्रा। इन नेपाल द किंग In Nepal, the king gave up many of his powers to become a constitutional monarch to be guided by elected leaders. नेपाल में भी क्या हुआ, नेपाल में मोनार्की थी जहाँ एक वो देश का राजा है इनहेरिटेड, जो उसका बच्चा होगा वो राज करेगा, फिर उससे नीचे ऐसे इनहेरिटेंस लीडर थे। मगर उसने भी अपनी कुछ पावर्स थी, कुछ अथॉरिटीज़ थी, वो दे दी एंड एग्रीड टू डिक्लेयर नेपाल एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब होता है कि जो देश का सुप्रीम लीडर होगा, पास तो सारी उसके पास, राजा के पास होगी, मगर वो काम किस पे करेगा, अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान के साथ काम करेगा। अब ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। अभी सुप्रीम कमांडर ऑफ द ब्रिटेन वही है, किंग एंड क्वीन ऑफ ब्रिटेन, जैसे एलिजाबेथ थी, ये थे। मगर वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पावर्स आर डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। However, these changes were not permanent. In 1999, General Musharraf brought back army rule in Pakistan. In 2005, the new king of Nepal dismissed the elected government and took back political freedoms that people had won in the previous decade. ये भी स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बना पाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे जैसे लीडर्स, जैसे जैसे राजा चेंज होते रहे, किसी ने आर्मी रूल लिया, किसी ने अपनी पावर दोबारा बढ़ा ली, ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है। येट द ओवरऑल ट्रेंड इन दिस पीरियड पॉइंट्स टू मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग टू डेमोक्रेसी। दिस फेज स्टिल कंटिन्यूस। मगर अगर ओवरऑल देखा जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बढ़ा के देखा जाए, तो इस फेज़ में कंट्रीज बिंग डिक्लेयर डेमोक्रेसी वर इंक्रीजिंग, बढ़ी थी। By 2005, about 140 countries were holding multi-party elections. This number was higher than ever before. More than 80 previously known democratic countries have made significant advances toward democracy since 1980. But even today, there are many countries where people cannot express their opinion freely. अब आपको ये कंट्री चेक करनी है जहाँ पर people don't have right to express their opinion freely. For example, चाइना में censorship on media. अब कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप देखते हो कि अगर इफ़ यू विल ओपन न्यूज़, यू विल फाइंड दैट कि बता रहे चाइना में मीडिया डोंट हैव राइट टू शो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर कंट्री। एग्जांपल पाकिस्तान। तो ऐसी कुछ कंट्रीज है जहाँ स्टिल पीपल डोंट हैव टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, डोंट हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो आपको चेक करना है, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या चल रहा है। दे स्टिल कैनॉट इलेक्ट देयर लीडर्स, दे कैनॉट टेक बिग डिसीजंस अबाउट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। मीन्स उनके हाथ में कुछ भी नहीं है कि हाउ दे हैव टू इलेक्ट और हाउ व्हाट टू डू विद देयर लाइफ और कंट्रीज लाइफ। एक कार्टून है, कार्टून की तरफ देखिए। दिस कार्टून अपीयर्ड इन 2005 एंड ओंग सान सू की टर्न्ड 60। व्हाट इज़ द कार्टूनिस्ट सेइंग हियर? विल द आर्मी रूलर्स फील हैप्पी विद दिस कार्टून? इसमें जो मोमबत्तियाँ, वो जेल का प्रतीक है। मिस ओंग सान सू की जेल के अंदर, मीन्स शी वॉज द लीडर ऑफ द कंट्री, बट हर गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाय द आर्मी रूल। तो ये एक नोबल पीस प्राइज़ विनर भी हैं, इनके बारे में ट्राई कीजिए पढ़ने का, और इसका एग्जांपल भी दिया गया है। वन सच कंट्री इज़ म्यांमार, प्रीवियसली नोन एज बर्मा। इट गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948 and became a democracy, but the democratic rule ended in 1962 with a military coup. In 1990, elections were held for the first time after almost 30 years.
म्यांमार में जो डेमोक्रेटिक रूल था वो 1948 में एंड हो गया। जो कॉलोनियल रूल था वो 1948 में एंड हो गया था और डेमोक्रेसी वाज डिक्लेयर्ड। उस कंट्री में डेमोक्रेसी डिक्लेयर हो गई थी, बट डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1962। फिर 1962 में एक मिलिट्री कूप होता है और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। इन 1990 इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। 30 साल के बाद फिर एक इलेक्शंस होते हैं। द नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी लेड बाय ऑन्ग सान सू की वोन द इलेक्शंस। और ये लेडी है ऑन्ग सान सू की, वो इलेक्शन जीतती हैं। बट द मिलिट्री लीडर्स ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट। अब जैसे आपने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि आफ्टर मिलिट्री कूप दैट पर्टिकुलर आर्मी चीफ और दैट प्रेसिडेंट थॉट की प्रेसिडेंट सोचता है कि अभी मेरी जितने मैंने काम किए उससे क्या पता जनता खुश हो, तो मुझे इलेक्शन करवा के अपने आप को एक इलेक्टेड लीडर डिक्लेयर करना चाहिए, तो वो इलेक्शंस करवाता है। ऐसे ही 1962 में हुए मिलिट्री कूप के बाद 30 साल के बाद 1990 में जब मिलिट्री लीडर इलेक्शन करवाता है तो उस समय ऑन्ग सान सू की इलेक्शन में खड़ी होती है और वो जीत जाती है। मगर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी पावर्स को देने से मना कर देता है और इलेक्शन के रिजल्ट को खारिज कर देता है। इंस्टीड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेसी लीडर इंक्लूडिंग सूकी अंडर हाउस अरेस्ट, और उनको घर में ही बंद कर देता है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज अक्यूज्ड ऑफ इवन द मोस्ट ट्राइबल ऑफेंसेस हैव बीन जेल्ड। और इससे भी कुछ ख़राब चीज़ें करता है, अन्याय करता है। एनीवन कोर्ट पब्लिकली एयरिंग व्यूज़ और इशूइंग स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ द रिजाइम कैन बी सेंटेंस्ड अप टू 20 ईयर्स इन प्रिजन। एंड डिक्लेयर कर देता है कि उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अगर कुछ बोलेगा, प्रिंट करेगा, उसको 20 साल की सज़ा होगी। Due to the coercive policies of the military-ruled government in Myanmar, about 6 to 10 lakh people in that country have been uprooted from their homes and have been taken shelter elsewhere. इसके कारण नेपाल से लोग नेपाल छोड़ कर बाहर जाने लगे विद illegal immigration. Despite being under house arrest, Suu Kyi continued to campaign for democracy. वो अपनी house arrest, the leader Aung San Suu Kyi हाउस अरेस्ट में होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी का जो कैंपेन होता है उसको कैरी ऑन करती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हर द स्ट्रगल द क्वेस्ट का मतलब होता है प्यास। द क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा इज द स्ट्रगल ऑफ द पीपल टू लिव होल मीनिंगफुल लाइव्स एज फ्री एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। मीन्स क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी का मतलब है कि लिव होल मीनिंगफुल लाइफ। डेमोक्रेसी से आप समझ सकते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ इट गिव्स अस। हर स्ट्रगल हैज़ वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। शी हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज। वो नोबल पीस प्राइज भी जीतती है इसके कारण। येट द पीपल इन म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री। मगर फिर भी दे कुड नॉट एबल टू स्टेबलाइज डेमोक्रेसी इन देयर गवर्नमेंट इन देयर कंट्री। नाउ एक्टिविटी लोकेट म्यांमार ऑन एन एटलस। अब म्यांमार 4-5 कंट्रीज जितनी भी आपने पढ़ी है उनको लोकेट कीजिए। विच इंडियन स्टेट बॉर्डर्स दिस कंट्री, कौन सी इंडियन स्टेट इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द लाइफ ऑफ ऑन्ग सान सू की। इसके बारे में सर्च कीजिए, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए और उस पर एक ऐसे लिखिए। कलेक्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑन द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार एज लॉकडाउन्स लिफ्ट अप। जैसे लॉकडाउन उठेगा आप प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट द न्यूज़पेपर कलेक्शंस एंड कट आउट द न्यूज़पेपर कटिंग्स on this particular topic. Next we will read democracy at the global level, which will complete tomorrow. With this I sign out. Thank you and have a nice day.